नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे सुब्रमण्यम स्वामी की। और ऐसा इसलिए क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। कई बार वो विवादास्पद टिप्पणियों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, तो कई बार जो है वो विपक्ष को घेरते हुए नजर आते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर उनको हम देखते हैं तो वो हमेशा मोदी विरोध में भी खड़े होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वो भी मेंबर है, लेकिन मोदी विरोध में खड़े रहते हैं। और ऐसा क्यों है, हम उसका पूरा विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले मैं उम्मीद करूंगा आप इस वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो सबसे पहले अभी हम बात करेंगे एक लेटेस्ट इंटरव्यू की। सुब्रमण्यम स्वामी ने इंटरव्यू दिया द बिग बेंच, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब के ऊपर एक चैनल है, उसके ऊपर सुब्रमण्यम स्वामी का इंटरव्यू होता है। ठीक वैसे ही जैसे एक एजेंडा के लिए कुछ लोग जो है वो काम करते हैं, और उसी के तहत जो है वो सुब्रमण्यम स्वामी का इंटरव्यू लिया गया। अब एजेंडा में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनके कुछ सवालों में जो है वो लगातार मोदी को एक टारगेट करने का एक एजेंडा फिट होता है, और वो उसी से रिलेटेड सवाल पूछते हैं। तो जब आप इसको देखोगे द बिग बेंच पे इस इंटरव्यू को, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये किस तरह से पूछा गया था। और वो भी सवाल भी जब पूछते हैं तो हंसते हुए पूछना, फिर जवाब मिलने पे उसका कैसे रिप्लाई करना, ये एंकर के साथ में ये चीजें जो है वो उसमें दिखाई देती है। अब सुब्रमण्यम स्वामी के साथ जो है वो कंट्रोवर्सी क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं। अभी आपने देखा होगा, मैंने पहले एक वीडियो भी बनाया था कि सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो अभी कपिल सिब्बल के साथ जो है वो उनकी नजदीकियां, मतलब उनकी दोस्ती ज्यादा बढ़ रही है। तो उसके पीछे कहानी क्या है, हम उसके ऊपर एक वीडियो में चर्चा की थी कि कहीं ये जो है वो नेशनल हेराल्ड केस में कहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बचाने का एक फॉर्मूला तो नहीं है। लेकिन उसमें जो चीजें थी, आपने बंगा का नाम सुना होगा, भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने एक केस कर दिया था सुब्रमण्यम स्वामी पे, और उसको लेके जो है वो कपिल सिब्बल उनको डिफेंड कर रहे थे। ये उनका एक मैटर था। लेकिन आखिर भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो लगातार मोदी को अटैक क्यों करते हैं, इसके पीछे की कहानी को भी हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम सुब्रमण्यम स्वामी की जीवनी के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। उससे शायद आपको जो है वो इस इंटरव्यू से कुछ सवाल जवाब आएंगे, तो उनके जो लिए जो है वो एक आइडिया मिल जाएगा। सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो, आपको पता है नाम से, एक स्वामी परिवार में उनका जन्म होता है। उनके फादर जो थे वो गणितज्ञ थे, और ये भी जो है उनकी भी एक महत्वाकांक्षा जो थी बचपन में कि वो भी बहुत बड़ा एक गणितज्ञ बनना चाहते थे। फिर उसके बाद में जो है उनकी स्कूलिंग पूरी हुई, फिर वो बाहर चले गए यूएसए में, और उन्होंने 24 साल की उम्र में जो है वो पीएचडी कंप्लीट कर ली। 26 साल की उम्र में पीएचडी करने के बाद में वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए इकोनॉमिक्स से, क्योंकि उनका सब्जेक्ट जो था वो इकोनॉमिक और मैथमेटिक्स। इसके बाद में 1969 में इनको जो है वो भारत बुला लिया जाता है, और भारत बुलाने के बाद में आईआईटी में जो है दिल्ली में इनको प्रोफेसर बना दिया जाता है। ये 1969 की मैं बात कर रहा हूँ। प्रोफेसर बनने के बाद में सुब्रमण्यम स्वामी सेमिनार लेना स्टार्ट करते हैं, और सेमिनार में जो है वो लगातार सबसे बड़ा जो उनका मुद्दा होता है वो है पंचवर्षीय योजनाओं के ऊपर अटैक करना। सुब्रमण्यम स्वामी के विचार थे कि पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर देना चाहिए, ये देश के लिए ठीक नहीं है, अर्थव्यवस्था के लिए। और देश की अर्थव्यवस्था अगर 10% के आसपास अगर बनी रहती है, जीडीपी अगर लगातार 10 सालों तक, तो ये जो है वो भुखमरी, गरीबी, ये सारी खत्म हो जाएगी। मतलब इनका सीधे तौर से जो था वो सरकार के ऊपर अटैक था। और इसी के चलते जो है 1972 में इंदिरा गांधी जो है वो आईआईटी दिल्ली में जो है वो दबाव बनाती है और इनको नौकरी से निकलवा देती है। ये सीधे कोर्ट का रुख कर जाते हैं। हालांकि 1992 में जो है ये कोर्ट से जीत भी जाते हैं। उसके बाद में एक दिन के लिए जो है वो आईआईटी दिल्ली जाते हैं, और फिर उसके बाद में ये इस्तीफा दे देते हैं। ये थी इनकी शुरुआत, जिसको हम कहते हैं कि राजनीति में आने की शुरुआत कहां से हुई। उसके बाद में ये जनसंघ से जुड़ जाते हैं, और जनसंघ से जो है उसके बाद में 1979 के आसपास जो है वो जनता पार्टी, क्योंकि 1974 में ये सांसद बन के राज्यसभा भी पहुंच जाते हैं। जब आप इमरजेंसी लगाई गई थी तब ये जो है वो, हालांकि संसद आते हैं और वहां से गायब भी हो जाते हैं, ये गिरफ्तार भी नहीं होते। ये थोड़े से चालाक किस्म के इंसान भी थे। खैर, ये उनकी जीवनी में हमें मिलेगा।
लेकिन इसके बाद में जो है ये सरकार की जो नीतियां स्पेशली जो थी वो कांग्रेस सरकार जो थी उसके खिलाफ जो है ये बोलते हुए ज्यादा आते थे, इसलिए जो है वो सरकार इनके ऊपर ज्यादा निशाना लगाती। और जब ये आगे जाते हैं तो आगे जाके हमें एक इंटरेस्टिंग चीज मिलती है कि ये राजीव गांधी के बड़े अच्छे मित्र भी हुआ करते थे, और एक इंटरव्यू में इन्होंने खुद ने भी ये कबूल किया था कि मैं राजीव गांधी के साथ में जो है वो बहुत समय व्यतीत करता हूँ, वो मेरे एक अच्छे मित्र। और बोफोर्स में जो है वो उन्होंने राजीव गांधी को सदन में किया था कि इसमें राजीव गांधी की कोई गलती भी नहीं है। फिर इसके बाद में 1991 में ये जो है वो चंद्रशेखर की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर भी बनते हैं। फिर वो सरकार गिर जाती है, आपको पता होगा। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते बढ़ते जो है अब आ जाता है भारतीय जनता पार्टी का दौर शुरू हो जाता है, जब अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो सत्ता में आते हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी वो इंसान थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, वाजपेयी सरकार को गिराने के लिए 1999 में जो है इन्होंने सोनिया गांधी और जयललिता दोनों से मुलाकात की। ये शायद फैक्ट आपको पता नहीं होगा, ये आपको मैं बता देता हूँ। और ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इनको फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाया। महत्वाकांक्षा एक बहुत बड़ी जो होती है, और आज भी जो है उनके, आप देखा करो जब उनके जवाब आप ढूंढने की कोशिश करोगे तो जवाबों में उनकी महत्वाकांक्षा जो है वो सामने आ ही जाती है। और दिल्ली के अशोक होटल में सोनिया गांधी और जयललिता की मुलाकात कराने की भी कोशिश की थी, लेकिन ये मुलाकात उनकी जो है वो सफल नहीं हुई। उसके बाद में ये सोनिया गांधी के जो है वो दुर्विरोधी, जैसे हम कहते हैं कि दुर्विरोधी बन गए, उनके खिलाफ बातें करने लग गए। अब इसके बाद में दौर शुरू होता है। फिर इन्होंने जनता पार्टी 2014 तक आते आते जनता पार्टी को जो है भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने विलय भी कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जब इन्होंने विलय किया तो इसके बाद में इनको ये लग रहा था कि नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए थे तो इनको ये लग रहा था, एक तो इनका जिसको हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री पद के तो ये दावेदार थे ही, लेकिन इनको ये था कि अगर मैं प्रधानमंत्री नहीं भी बना तो वित्त मंत्री जरूर बना दिया जाऊंगा। क्योंकि इस वक्त तक इन्होंने जो है वो नेशनल हेराल्ड केस इन्होंने किया सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे, और उसमें इतना जबरदस्त इन्होंने जो है वो अदालत में इस मुद्दे को लेके गए कि उनको जो है वो बेल के ऊपर बाहर आना पड़ा। इसको देखते हुए उनको लगा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है उनको एक अच्छा पद देगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको कोई पद नहीं दिया, इनको सिर्फ सांसद बनाया राज्यसभा में। और उसके बाद में एक इनके साथ में एक और अच्छी चीज ये जुड़ी हुई थी कि इन्होंने राम मंदिर का जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस भी लड़ा था, और जीत राम मंदिर की हुई थी, तो इसलिए उसका जो सारा क्रेडिट है वो इनके पास ही जाता है। तो ये थी इनके अब तक की बारीकी से अगर हम नजर डालें। अब जब द बिग बेंच, अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिनों से सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो टीएमसी के साथ भी देखे गए हैं, ममता बनर्जी के भी साथ देखे जाते हैं, कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं के साथ में भी देखा जाते हैं, और बड़े बड़े कयास लगाए जाते हैं मीडिया हाउस की तरफ से कि अब ये जो है वो टीएमसी ज्वाइन कर रहे हैं या तमाम तरह की। और इस बार तो जो है वो सुब्रमण्यम स्वामी को भारतीय जनता पार्टी ने संसद में भी नहीं भेजा, राज्यसभा में। अब द बिग बेंच के इंटरव्यू पे सीधी बात करते हैं, हम उसी मुद्दे पे आते हैं। तो बिग बेंच पे जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जब चर्चा शुरू करते हैं, क्योंकि मुद्दा एक ही है अभी, प्रधानमंत्री मोदी, तो बिग बेंच के जो एंकर हैं वो सुब्रमण्यम स्वामी से एक सवाल करते हैं, और सवाल होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो दुनिया के बहुत पॉपुलर नेता है, और आप देखिएगा, मतलब एक हंस के ये सवाल पूछना, और सुब्रमण्यम स्वामी का जवाब होता है कि ये पॉपुलर नेता नहीं है, ये मूर्ख नेता है। मतलब प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने मूर्ख बोल दिया। अब कैसे मूर्ख बोला, क्योंकि इस मुद्दे में उनकी G20 के ऊपर भी बात होती है। तो G20 के ऊपर जब एंकर इसी क्वेश्चन सवाल को जब घुमा के पूछता है कि G20 में जो है वो बड़ा एक सफल आयोजन हुआ और पूरे देश ने, दुनिया ने देखा भी, तो सुब्रमण्यम स्वामी का जवाब भी यही होता है कि G20 से जो है वो भारत को क्या मिला, कुछ नहीं मिला, और 3 दिन तक जो है वो लोगों का रोजगार छीन लिया गया। अब भारत को क्या मिला, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और फिर जब उन्होंने बोला कि अमेरिका जैसे जो लोग हैं वो इनके ऑटोग्राफ लेते हैं, तो मतलब ये है कि आपके काम की चीज है तो आपने रख ली, और जो आपके काम की चीज नहीं थी आपने कैसे टालते हैं। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने दिया कि वो चीज मैंने नहीं देखी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑटोग्राफ लिया, ये बात सुब्रमण्यम स्वामी ने नहीं देखी। बाकी G20 में क्या हुआ, वो सफल नहीं था, उसने बेरोजगारी बढ़ा दी, लोगों के रोजगार छीन लिए, वो सारी चीजें सुब्रमण्यम स्वामी ने अच्छे से देखी। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी जो कंट्रोवर्सी है, जो ये क्या चीज निकल के आती है। दूसरा जो था
जब उनके बारे में, चीन के बारे में जब सवाल किया एंकर ने कि खबरें आ रही है कि चाइना ने जो है वो भारत की ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लिया। अब हम इसी सवाल के ऊपर थोड़ी-सी चर्चा करेंगे। और सरकार ये जवाब दे रही है कि चीन ने जो है वो भारत की ज़मीन पे कब्जा नहीं किया। तो सुब्रमण्यम स्वामी बोलते हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जो है वो इसमें झूठ बोल रहा है। ठीक है, झूठ बोल रहा है। अब हम इसको थोड़ा-सा आगे चलते हैं इसी सवाल के ऊपर। तो जब उनको ये पूछा गया कि अगर ये सच है तो फिर कितनी ज़मीन के ऊपर? तो बोला 4060 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर जो है वो चाइना ने कब्जा किया। ओके, ये इस बात पे भी हम बात करेंगे। लेकिन जब थोड़ा-सा आगे चलते हैं तो जब उनको ये पूछा गया कि आपको ये कैसे पता कि मैंने सुना है? सुब्रमण्यम स्वामी ने ये सुना है कि चाइना जो है उसने भारत की ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लिया। वो वहाँ गए नहीं हैं, उन्होंने देखा नहीं है। तो जब उनसे एंकर सवाल पूछता है कि जब आपने सुना है, सुनी-सुनाई बातों पे कैसे विश्वास किया जा सकता है? तो उनका जवाब होता है क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। क्योंकि आप झूठ नहीं बोलते इसलिए आप लोगों की सुनी-सुनाई बातों पे आप भरोसा करते हो और ये सुनी-सुनाई बातें जो है वो राहुल गांधी ऑलरेडी कर रहे होते हैं। तो ये तो एक कांग्रेस का एजेंडा है जिसके ऊपर जो है वो आप प्रधानमंत्री मोदी को टेक करना चाहते हैं कि हमने सिर्फ सुना है, हम वहाँ गए नहीं हैं, कुछ लोगों से हमने सुना है। तो सुनने की वास्तविकता कितनी होती है ये सबको पता है। तो यहाँ से इस जवाब का अगर आप ये देखोगे कि इस सवाल का जो जवाब है वो ये है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, आज तक मैंने झूठ नहीं बोला, इसलिए मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। ये इसका जवाब है। तो ये थोड़ा-सा एक हास्यास्पद लगता है इनकी बातों से कि आपके पास कोई जिसको कहते हैं कि एक ठोस एविडेंस नहीं है, लेकिन आपने सुना है और आप अपने आप को सही साबित करना चाहते हो। आप जो है वो अपने आप को थोड़ा-सा बड़ा जिसको बोलते हैं कि दूसरों से बड़ा आँकना चाहते हो, इसलिए आप ये कह रहे हो कि हमने सुना और मैं झूठ नहीं बोलता, इसलिए ये चीज़ जो है वो वास्तविकता में सत्य है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इनकी जो महत्वाकांक्षा है वो कितनी बड़ी है। अब एंकर थोड़ा-सा आगे बढ़ता है और एंकर जो है जो सवाल जो जिसको कहते हैं कि एक सूट करते हैं उनको, तो अगला सवाल होता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो दावा करते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग हुई है। तो सुब्रमण्यम स्वामी का जवाब आता है कि नहीं, हम इन्होंने तो जो है वो हमारी इकोनॉमी को जो है वो बिल्कुल खराब कर दिया, बिल्कुल नाश कर दिया, क्योंकि अगर वित्त मंत्री होता तो मैं इसको जल्दी ही जो है वो ठीक कर देता। तो जब एंकर उनको पूछते हैं कि फिर भारत जो है वो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था क्यों है? तो बोला ये तो झूठ है, ये आंकड़े सारे फर्जी है। अब दुनिया जो कहती है वो बिल्कुल फर्जी है और सुब्रमण्यम स्वामी जो कहते हैं वो बिल्कुल सत्य है कि भारत जो है वो 5वीं अर्थव्यवस्था नहीं है, इतनी स्ट्रॉन्ग अर्थव्यवस्था नहीं है। और जब ये दावा किया जाता है कि इसको तीसरी अर्थव्यवस्था कर दिया जाएगा, तो कैसे करेगा? मोदी को कुछ पता ही नहीं है, कुछ आता ही नहीं है। वो अहंकार में डूबा हुआ है, वो ईर्ष्या में डूबा हुआ है। आप इस क्वेश्चन को आप यहाँ से नहीं टाल सकते, क्योंकि भारत जो है वो 5वीं अर्थव्यवस्था है, सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है और ये एक जिसको हम कहते हैं ग्लोबल इंडेक्स का हिस्सा है। ये किसी सुब्रमण्यम स्वामी के कहने से या उनके कहने से जो है वो ये चीज़ें नहीं दिखती। तो भारत की कुछ वर्षों से अगर मैं इसमें ऐड ऑन करूँ तो भारत की विदेश नीति और अर्थव्यवस्था, इन दोनों में सुधार हुआ है। हालाँकि बीच में थोड़ा-सा जो है जिसको हम कहते हैं कि थोड़ी-सी वो गिरती है, वो इसलिए जीडीपी और इकोनॉमी, क्योंकि उस वक़्त जो है वो वैश्विक मंदी जो है उसका एक दौर होता है, वो कोविड का जो दौर था। क्योंकि उसमें आपने देखा होगा कि बड़े-बड़े बिज़नेसमैन जो थे, उनके बिज़नेस डूब गए। वो इंडिया के कॉर्पोरेट जिसकी हम बात करते हैं सेक्टर की, तो बहुत सारी इंडस्ट्री जो है उसमें खत्म हुई है, ये सबको पता है। लेकिन फिर भी नहीं, क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है वो मोदी को अटैक करना है। तो इनसे जो है अब जब उनको ये पूछा जाता है कि आपकी मंशा क्या है, तो वो बोलते हैं कि नहीं, ये प्रारब्ध का हिस्सा है। मेरी इच्छा नहीं है कि मैं वित्त मंत्री नहीं बनूँ, लेकिन अगर मुझे ये ज़िम्मेदारी दी जाती है तो मैं इतने दिनों में जो है वो ये कर दूँगा। तो ये साफ एक संदेश होता है कि हमें मोदी तक जो है वो पहुँचाना है, ताकि मुझे जो है वो अगली बार से पद दिया जाए। लेकिन मज़े की बात ये है कि सुब्रमण्यम स्वामी ये है, उनको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है, वो भाजपा को अभी लेके चल रहे हैं, वो अहंकारी है, वो दूसरे लोगों से ईर्ष्या करते हैं। इसके अलावा जो है वो भारत की इकोनॉमी को खराब कर दिया, तो फिर आप भारतीय जनता पार्टी में क्यों टिके हुए हो? आप भारतीय जनता पार्टी को छोड़ क्यों नहीं देते? लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उनको छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है वो सबसे अच्छी है। अब उनका एक जिसको कहते हैं कि क्रेडिट ले की जो मंशा होती है। फिर उन्होंने आगे कहा कि राम मंदिर के बाद में जो मंदिरों का जो सरकारीकरण जो ये कर रहे थे मोदी, तो मैंने जो है वो उन मंदिरों को छुड़ा लिया सरकार के नियंत्रण से, मैंने उनको बचा लिया। अब
जब मैंने इस पे थोड़ा सा सर्च किया तो मुझे पता लगा कि ये जो सरकारी जो नियंत्रण है ये आज से नहीं, अंग्रेजों के ज़माने से 1860 से जो है वो सारे मंदिर जो है वो नियंत्रण में लिए गए थे, और सबसे ज़्यादा जो है वो तमिलनाडु में लिए गए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जो है वो 2014 के बाद में सरकार में आते हैं। तो ये बोलने से पहले एक थोड़ा-सा जिसको हम कहते हैं कि नाप-तोल के, हाँ ठीक है, राम मंदिर का मुद्दा आपने लड़ा, लेकिन सरकारी जो नियंत्रण मंदिरों के ऊपर जो था, वो टैक्स वगैरह का, वो आज से नहीं है, वो 100-150 साल पहले से अंग्रेजों के ज़माने से जो है वो चलता आ रहा है, और उसी को जो है थोड़ा सुधार करके आगे चलाया जा रहा है। तो ये इसका एक जवाब था। तो इन बातों से जब हम देखते हैं, फिर उन्होंने मोदी को जब एंकर पूछता है कि मोदी की जो तुलना है वो लोग हिटलर से करते हैं, तो वो बोलते हैं नहीं नहीं, हिटलर जो है वो बहुआयामी जो है वो व्यक्तित्व का धनी था, लेकिन मोदी जो है वो उसमें नहीं आते, ये तानाशाह में आते हैं। अब हिटलर और तानाशाही ये अलग अलग कैसे हो सकता है, ये तो खैर सुब्रमण्यम स्वामी जाने। तो ये जो थे, ये कुछ जिसको हम बात करते हैं कि कुछ मुद्दे थे जिनके ऊपर जो है एक पहले से पूरी स्क्रिप्ट तैयार करके एक इंटरव्यू रखा गया था मोदी विरोध में। और जब ये मोदी विरोध में जब ये इंटरव्यू रखा गया, तो इसमें जो है वो पूरे अगर आप इंटरव्यू को देखोगे तो इसमें एक चीज आपके समझ में आएगी कि सुब्रमण्यम स्वामी की जो महत्वाकांक्षाएं जो है वो कितनी बड़ी है। उनको सिर्फ एक पद की लालसा है, और वो है वित्त मंत्रालय, कि वित्त मंत्रालय उनके पास होना चाहिए। उनके पास एक ऐसी जादू की छड़ी है कि जो 60-70 साल से 80 साल से जो सरकारें नहीं कर पाई वो बहुत जल्दी कर देंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जो देश के लिए कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, वो बेवकूफ़ है, वो मूर्ख है, अच्छा अनपढ़ है। जो अभी कांग्रेस की भाषा जो है ये इससे मिलती-जुलती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको इस इंटरव्यू में देखने को मिलेगी। तो मुझे लगा कि इस इंटरव्यू में जो है हमें एक विश्लेषण करना चाहिए, इसकी कुछ जानकारियाँ जो है हमें इकट्ठी करनी चाहिए, और उसके बाद में जो है एक वीडियो बनाना चाहिए। तो मैंने ये वीडियो इसी के ऊपर जो है एक बनाया है, ताकि आप लोगों को भी इन चीज़ों की जानकारी मिले कि मीडिया कैसे, एक जिसको हम कहते हैं चाइनीज़ मीडिया या एजेंडादारी जो मीडिया है, वो कैसे अपनी एक स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, और फिर ये किन लोगों के साथ अपना इंटरव्यू करते हैं, क्योंकि इनको लगना चाहिए कि ये जो है वो मोदी विरोध में बात करेगा, ये उन्हीं के साथ इंटरव्यू लेते हैं, और फिर उसके बाद में जो है इसको सोशल मीडिया पे जो है वो इसको हम कह सकते हैं कि ब्रॉडकास्ट करते हैं, फिर उसको फैलाते हैं। तो वो सारी चीज़ों का एक ये हिस्सा होता है। बाकी स्टेप बाय स्टेप आपने देखा कि सारी चीज़ों के ऊपर अडानी ग्रुप के ऊपर, हालाँकि अडानी ग्रुप में भी इस जो इंटरव्यू था उसमें एक सवाल-जवाब था, लेकिन उसको जो है वो हँस के टाल गए। क्योंकि कुछ चीज़ों को जो है वो हँस के टाल रहे हैं कि मुझे पता है लेकिन मैं बताना नहीं चाहता, मैं सब कुछ जानता हूँ लेकिन फिर भी मैं नहीं बोलूँगा। तो ये तमाम तरह की चीज़ें जो है वो इस इंटरव्यू में कंट्रोवर्सी भी पैदा करती है। तो मैं चाहूँगा कि आप जो है इस इंटरव्यू को देखें एक बार, आपको आइडिया भी लग जाएगा। तो इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।